Welcome students. Myself Dr. Govardhan Yadu, Assistant Professor Physics, Government Raji Lochan College, Ranchi. Today I will discuss the ferromagnetism and magnons, which is the part of a syllabus of MSc Physics 4th semester, paper 3rd, Solid State Physics 2nd, Unit 4th. प्रकृति में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, एलिमेंट्स, मेटल्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है। प्रकृति में इन मैग्नेटिक मटेरियलों को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 अलग अलग रूप हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के। हम मैग्नेटिज्म के बारे में यूजी लेवल्स और 11-12 पे भी बहुत अधिक अध्ययन किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियलों को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं जिनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खुद से मिलती है या खुद से रहती है, जिसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में भी करते आते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देखें कि निकेल, कोबाल्ट, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब ऐसे मटेरियल्स नेचर पर मिलते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिज्म प्रोसेस क्या है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्या क्या गुण हैं, उसके क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट को भी देखेंगे। हम यहाँ पर हम ये बता दें कि यदि हम मैग्नेटिक मटेरियलों का सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन करें, मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, क्वांटम मैकेनिकल स्टडी करें, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन मैग्नेटिक मटेरियलों के बारे में मिल सकते हैं, जिनका उपयोग हम रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, हमारे डेली लाइफ में और कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म is a quantum mechanical process or mechanism to identify the nature of the particle or element within the ferromagnetic material. So let us talk about ferromagnetism. It is a basic mechanism by which certain materials form magnetic permanent magnet or attract to magnet. In physics several different type of magnetism are distinguished. हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा बेसिक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं या किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में हम मैग्नेटिज्म को बहुत सारे भागों में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 हैं, लेकिन उनके अलावा भी और ऐसे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं मैग्नेटिज्म में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें कुछ डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स एक एरिया होता है और उस एरिया पर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, वह कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है डोमेन जो है रेंडमली अलाइन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग अलाइनमेंट इधर है, इधर है, इस साइड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अलग अलग डायरेक्शनों में आप दिखाई दे रहे हैं डायरेक्शन। लेकिन अब जब हम उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो हम देखते हैं कि वह पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर लाइन पर अरेंज हो जाता है। फेरोमैग्नेटिज्म में भी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म प्रोसेस में हम देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है डोमेन्स के रूप में डिवाइड रहते हैं। डोमेन्स मीन्स एरिया, सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द पार्टिकल्स आर अरेंज in some possible direction. The directions are different in different domains. हो सकता है कि अलग अलग डोमेनों में अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का अलाइनमेंट हो। तो अगर वह पार्टिकल अगर एक लाइन पर अरेंज हो जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर,
तो वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगा, उस पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हमें दिखाई देगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के। अब फेरोमैग्नेट हैज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट, अ मैग्नेटिक मूवमेंट इवन इन जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेट होता है उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, अर्थात जो फेरोमैग्नेट होता है वह नेचुरली कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अपने में रखता है और जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर भी वह मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वह पहले से कुछ मोमेंट लिए हुए हैं, उनका कुछ मोमेंट पहले से ही हो चुका है। वो उसकी कुछ नेचुरल टेंडेंसी होगी जिसके कारण वो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अपने अंदर रखता है और उसी के कारण उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो हमें दिखाई भी देता है। तो हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक का जो नेक्स्ट लाइन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर प्रॉपरली अरेंज इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वह एक लाइन पर अरेंज रहते हैं, यानी कि दोनों जो है स्पेसिफिक मैनर पर अरेंज रहते हैं। तो यह बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक किसी पर्टिकुलर लाइन पर अलाइन हो जाते हैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर। हम इसके थर्ड लाइन पर देखेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन द आयन ऑफ मटेरियल टेंडिंग टू लाइन अप द मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू ईच अदर, सच इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज फील्ड और मॉलिक्यूलर फील्ड और वाइस फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें जो स्पिन होते हैं उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो स्पिन एलिमेंट्स हैं वो स्पिन एलिमेंट जो है वह मैग्नेटिक मूवमेंट को पैरेलल करने का प्रयास करते हैं जिसके कारण उनमें इंटरेक्शन होता है। मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर जो आयंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट को एक दूसरे के पैरेलल करने का प्रयास करते हैं। ये जो इंटरेक्शन होता है आयंस के बीच, इस इंटरेक्शन को एक्सचेंज फील्ड की संज्ञा दी जाती है, इसी को मॉलिक्यूलर फील्ड की संज्ञा दी जाती है या इसी को हम वाइसी फील्ड कहते हैं, क्योंकि इस इंटरेक्शन को सबसे पहले क्यूरी वाइस ने ही ऑब्जर्व किया था। तो हम देख रहे हैं कि जो वाइस है एक साइंटिस्ट है जिसने इसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसके कारण इसको वाइस फील्ड भी कहा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो फील्ड जनरेट होता है वह फील्ड जो है उसे हम BE से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस लास्ट लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। द इंटरेक्शन फील्ड BE or exchange field or molecular field or Weiss field denoted as BE, which is not exact the magnetic field and does not associate with Maxwell equation. So the current density J is not combined with BE by Maxwell equation. ये जो BE जनरेट हुआ है, ये जो मॉलिकुलर फील्ड जनरेट हुआ है, यह एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यह जो है मैक्सवेल इक्वेशन से भी एसोसिएट नहीं होता। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी टर्म J है वो BE से कनेक्ट नहीं होगा, और BE से कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में, ये इस पर पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। मीन्स BE is a field, is a magnetic field, but not exactly the magnetic field. That's why it cannot be connected with the Maxwell equation, it cannot be connected with the current density J, and it does not connect with the other physical properties of the electrodynamics or other property of the magnetism. But in the later part we discuss how BE is related to the applied magnetic field and magnetic susceptibility and temperature as well as the saturation magnetization. So जो मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं या जो एक्सचेंज फील्ड डेवलप हुआ है आयंस के इंटरेक्शन के कारण, वह बहुत महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर
अदा करेगा। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द क्यूरी टेम्परेचर T इज द टेम्परेचर एबव विच द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन वेनिसेस। अब हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उस मटेरियल को यदि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर यदि रखें तो अपना स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ख़त्म कर देता है। उस टेम्परेचर को ही हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। दैट मीन्स अ टेम्परेचर वेयर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेनिसेस इस मैग्नेटाइजेशन, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि मीन फील्ड जो अप्रॉक्सीमेशन है, मीन फील्ड अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार हम जो एक्सचेंज फील्ड है या मॉलिक्यूलर फील्ड है या वाइस फील्ड है उसको लगभग हम मैग्नेटाइजेशन के बराबर मान लेते हैं या उसके प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। हम यहाँ पर इस इक्वेशन पे देख रहे हैं कि बाय द मीन फील्ड थ्योरी वी कैन एज्यूम the exchange field or molecular field or wise field is directly proportional to the magnetization. So the equation 1 comes into the picture, B is equal to lambda m. Now we can discuss about the magnetization. Magnetization is the magnetic moment per unit volume. Suppose we have take a unit volume in a ferromagnetic material, then count the magnetic moment in that volume. So finally we find the magnetization at that particular unit volume. So the magnetization is the magnetic moment per unit volume. प्रति एकांक आयतन पर या यूनिट वॉल्यूम पर जितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा वही मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज फील्ड था, मॉलिक्यूलर फील्ड था या वाइस फील्ड है वो मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा और इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटा दिया जाए तो हमें इक्वेशन 1 यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सिबिलिटी है वह कैसे मैग्नेटाइजेशन और एक्सचेंज फील्ड से कोरिलेट हो सकती है। तो हम इस पहले स्टेटमेंट को पहले समझने का प्रयास करते हैं। कंसीडर अ पैरामैग्नेटिक फेस एन अप्लाइड फील्ड B will cause a finite magnetization and truss and this in turn will cause a finite exchange field BE if chi is the paramagnetic susceptibility। हम पहले यहाँ पे थोड़ा बैक चलते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, चूंकि हम यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बता दें कि पैरामैग्नेटिक जो है वह डिसऑर्डर अरेंजमेंट को दर्शाता है। कहाँ पर? जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अधिक हो और जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम होगा तो वह ऑर्डर्ड फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर दिखाएगा। यानी कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें ऑर्डर्ड जो है आयंस के या मॉलिक्यूल्स के वह प्रॉपर अलाइन नहीं होते हैं, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो इसी कारण कहा जा रहा है डिसऑर्डर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज less than the Curie temperature and when the temperature is greater than the TC Curie temperature then the paramagnetic disorder comes। तो हम यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पहले हम पैरामैग्नेटिक फेस लेकर चलते हैं। मान लो कोई पैरामैग्नेटिक फेस हमारे पास है, उसको किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड BA पे रखा गया है, तो वह जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वह कुछ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी डेवलप करेगा, वह कुछ मैग्नेटाइजेशन डेवलप करेगा, जिसको हम इस रिलेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन टर्म है M, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड। ये हमको पहले से पता है कि मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगा, जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे या मटेरियल पर कुछ फील्ड हो, वो फील्ड जो है मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स व्हेन द मैग्नेटिक
ions change its place with respect to some field, then it is called magnetic moment. यदि कोई आयंस या एलिमेंट मैग्नेटिक मटेरियल का किसी फील्ड के कारण अपने पोजीशन को चेंज करता हो तो वह मोमेंट की दशा में आ जाएगा और उस स्थिति को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे. सो द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड, वॉट एवर मे बी द फील्ड, आइदर इट इज फील्ड comes from the interaction of the ions or to the applied field. So here in this equation we can write the magnetization is equal to subsibility times the applied field plus the exchange field. तो हम देखेंगे कि ये जो वेल नोन इक्वेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इस इक्वेशन से हमने पता कर लिया कि मैग्नेटाइजेशन जो अप्लाइड फील्ड और एक्सचेंज फील्ड के प्रोपोर्शनल है और सब्सिबिलिटी जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे अपने को दिखाई देगी जिसको हम सब्सिबिलिटी या मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी की संज्ञा देते हैं. तो हम देखेंगे जो सेकेंड लाइन इसका द पैरामैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज गिवन बाय द क्यूरी लॉ काई इज इक्वल टू सी बाई टी, वेयर सी इज द क्यूरी कांस्टेंट. तो क्यूरी लॉ से हमें पता है कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन टी. तो हम देखेंगे अगर इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करें ये इक्वेशन नंबर 2 पे, तो हमें ये जो इक्वेशन है वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल जाएगा जो कि सब्सिबिलिटी को के इक्वेशन को बता रहे हैं. यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लें कि जो सब्सिबिलिटी है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में उस मटेरियल पर कितना मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न हो रहा है, इसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं, सब्सिबिलिटी की इक्वेशन से पता कर सकते हैं. तो इक्वेशन नंबर 3 जो बता रहा है सब्सिबिलिटी इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस सी इंटू लैम्डा. तो हम देख रहे हैं कि यदि जो टी का मान है वो सी लैम्डा के बराबर हो जाए तो जो सब्सिबिलिटी है वो सिंगुलर हो जाएगा. सिंगुलर हो जाएगा मीन्स कि हम देखेंगे कि अगर t इज इक्वल टू सी लैम्डा हो गया तो सब्सिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि वो सिंगुलर पॉइंट को यहाँ पे शो करेगा. तो हम इस लास्ट स्टेटमेंट से और अच्छे से समझ सकते हैं. एट दिस टेम्परेचर एंड बिलो देयर एग्जिस्ट ए स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बिकॉज इफ काई इज इनफाइनाइट वी कैन हैव अ फाइनाइट m फॉर b फॉर 0b. फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव द क्यूरी-वाइस लॉ. तो हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसे जो टी इक्वल टू सी लैम्डा के नीचे का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये इस टेम्परेचर के इस टेम्परेचर के जो नीचे वाला है T लेस देन TC, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमें दिखाई देगा, यानी कि इस टेम्परेचर के नीचे TC के नीचे हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई देगा. लेकिन अगर उसके बाद देखें हम इस को T इज इक्वल टू TC वाले में, तो हमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है ख़त्म होता हुआ या वेनिश होता हुआ दिखाई देगा, जो कि क्यूरी-वाइस लॉ करा. यहाँ पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है क्यूरी-वाइस लॉ का सब्सिबिलिटी इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस TC इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा. यहाँ पे जो C है आप ध्यान से देखेंगे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, यहाँ पर T इंटू सी दिखाई दे रहा है बट वो सबस्क्रिप्ट वाला टर्म है. अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज फील्ड और एनर्जी क्या हो सकती है. तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है और जो मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हो गए हैं और स्पिन के साथ जो पैरेलल हो गए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, वह एक्सचेंज फील्ड के कारण थे. तो हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे. द एक्सचेंज फील्ड गिव एन अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन. The energy interaction of an atom I and J having spin I, Si and Sj containing U is equal to minus 2 J Si dot Sj. जो एक्सचेंज फील्ड है वो
वही जो है क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन को बता रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के यदि क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को हम ध्यानपूर्वक देखें या उसे समझने का प्रयास करें तो हम मैग्नेटिज्म के बहुत सूक्ष्म स्तर या माइक्रोस्कोपिक स्तर पर हम क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटरों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ एन एटम आई एन जे हैविंग स्पिन आई एन जे is equal to इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू -2JSI/SJ। तो एक्सचेंज फील्ड जो है वही एक्सचेंज एनर्जी डेवलप करेगा, और वह जो एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि U इज इक्वल टू -2JSI/SJ। SI/SJ जो है I और J का स्पिन है, तो हमें पता है कि स्पिन जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आयन जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पिन इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। स्पिन इंटरेक्शन जो है वह मैग्नेटिक मोमेंट को लाइन अप कर रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, और वो जो इंटरेक्शन है उससे कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है, जिसको हम इस इक्वेशन के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जे जो है वो एक्सचेंज इंटीग्रल है, और ये जो इक्वेशन लिखा गया यहाँ पे उसे हम हाइजेनबर्ग मॉडल के रूप में जान सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम हाइजेनबर्ग मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू ओरिएंट द स्पिन ऑफ द एटम इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। वह एनर्जी जो आयंस हैं वह इंटरेक्ट होकर मैग्नेटिक मोमेंट और खुद आयन को लाइन करे वन पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, वही एनर्जी जो है एक्सचेंज एनर्जी कहलाएगी। और जे जो है जो एक्सचेंज इंटीग्रल टर्म है जे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूरी टेम्परेचर TC। यहाँ पर जो है T जो है C, TC जो है इस प्रकार लिखा गया है, ये सब स्क्रिप्ट में है। तो J = 3 KB TC अपॉन 2ZSS+1, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC। यहाँ पर Z जो है नियरेस्ट नेबर है, मतलब SI के नियरेस्ट नेबर या SJ के नियरेस्ट नेबर पर जो आयंस होंगे उसकी दूरी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो हम इसके पहले कुछ और डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त किया होगा तो जो उसके आयंस हैं उनके बीच कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा, वह इंटरेक्शन जो है थर्मल एजिटेशन से ज़्यादा हुआ होगा। अर्थात जो टेम्परेचर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी डेवलप हुई होगी उससे ज़्यादा एनर्जी जो है आयन के इंटरेक्शन के कारण मिली होगी, जिसके कारण जो आयंस है मैग्नेटिक मूवमेंट को एक लाइन पर अलाइन कर दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर वह वेनिश हो जाता है। तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि जीरो अप्लाइड फील्ड पर कितना मैग्नेटाइजेशन है, क्योंकि हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ ए स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट एट द जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर कितना मैग्नेटाइजेशन है और टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मैग्नेटाइजेशन उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर है, वह जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा। इसको हम यहाँ पर मैथमेटिकली देख सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं जिसे हम देख रहे हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो हम देखेंगे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए जो मैग्नेटाइजेशन का एक्सप्रेशन था वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, M = n/μ 10 हाइपरबोलिक μv/kBt। यहाँ पर जो μb लिया हुआ है, ये जो μb है ये है मैग्नेट्रॉन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम रिड्यूस करके उसके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, M = m/nu, और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करके हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, T = kBT/N/μ²/λ। तो हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, m = 10 हाइपरबोलिक m/T। और हम
अब ये जो डेल एम है, डेल एम इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बिटवीन द जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड एट द टेम्परेचर T इन द जीरो अप्लाइड फील्ड। यानी कि हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, विथआउट फील्ड जो है हम देखना चाह रहे हैं कि जीरो टेम्परेचर पर और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा एम इज इक्वल टू एम जीरो माइनस एम टी, वो जो है अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए इस टर्म को यहाँ पर से हाइपरबोलिक का को एक्सपांड करके 10 अगर x है तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स जो है उस रूप में अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो हम देखेंगे कि मैथमेटिकली एक्सपांड करने के बाद डेल्टा एम जो है वो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन शो करेगा। और अगर हम डेल्टा एम अपॉन एम को देखें तो ये ए टी टू द पावर 3/2 के रूप में दिखाई देगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है वह टेम्परेचर डिपेंडेंस है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटाइजेशन है वो वैनिश हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर के 3 टू द पावर 2 पावर के बराबर है। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, वह वेनिस कब होगा और कब नहीं होगा इसको हम इस इक्वेशन से अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो पर कितना सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होगा, इसका इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ms, द फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर एंड द इफेक्टिव मैग्नेट्रॉन नंबर is given by ms0 is equal to nb and ub, where nb has the non-integral value, means half, 3/2, 5/2 ऐसे नंबर को nb यहाँ पे कंटेन करके रखेगा। अब हम डिस्कशन करते हैं फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स पर। हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वह स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मूवमेंट लेकर चलते हैं और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एरिया होते हैं जिनमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स या आयंस जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर अरेंज होते हैं, जैसे कि हम शुरू में भी देखे थे। तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या जो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर सेम रहता है। यानी कि हम देखेंगे कि यदि ये जो डायग्राम है उस पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये डोमेन दिखाई दे रहा है आपको, ये डोमेन वाल है। अभी आप देखेंगे कि ये वाला डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर जो पार्टिकुलर का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, अप टू डाउन टू अप एंड राइट टू लेफ्ट, अलग अलग जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर डिफरेंट मैग्नेटिक डोमेन्स में अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं आयंस के। तो यह सब क्यूरी टेम्परेचर के नीचे होता है। लेकिन जब क्यूरी टेम्परेचर मिल जाता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है वो उसका ख़त्म होने लगता है और वह डायरेक्शन जो है सभी आयंस का वह चेंज होना, मतलब डिसऑर्डर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो हम जो सेकेंड जो इसका स्टेटमेंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल स्पेसिमेन आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स विद इन ईच ऑफ विच द लोकल मैग्नेटाइजेशन इज सिचुएटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हमें पता है कि जो स्पेसिमेन है बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता है। उन क्षेत्रों को, उन रीजन्स को डोमेन्स कहते हैं और उन डोमेन्स के अंदर जो आयंस हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन पे हो सकता है, जिनके कारण उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन होता है और उस मैग्नेटाइजेशन को ही हम लोग सेचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन की संज्ञा देते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट इन मैग्नॉन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम ये देखते हैं कि जब अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर जो आयंस हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके
अपने को लाइन अप करते हैं, साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट को भी लाइन अप करते हैं, तो जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह या जो स्पिन्स हैं जो अपने आप को अलाइन कर चुके हुए हैं, वह अगर एक्साइट हों तो उनमें कुछ वेव जनरेट होंगे, और वह जो वेव होंगे उसी वेव को हम स्पिन वेव कहते हैं, और यदि वह स्पिन वेव क्वांटाइज्ड हो जाएं तो उसे हम मैग्नॉन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो आयंस हैं, जो स्पिन्स हैं, वह एक पर्टिकुलर लाइन पर अरेंज हो जाते हैं, और उन स्पिनों में से अगर कोई स्पिन एक्साइटेशन की प्रक्रिया दिखाए या एक्साइट हो तो वह स्पिन जनरेट करेगा, और वह स्पिन यदि क्वांटाइज्ड हो गया तो वह मैग्नॉन कहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो पहला पैराग्राफ है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। A magnon is a quantized spin wave. We use a classical argument just as we did for phonons. To find the magnon dispersion relation for omega versus k, we then quantize the magnon energy and interpret the quantization in terms of spin reversal. तो हम देखते हैं कि इस मैग्नॉन जो है क्वांटाइज स्पिन वेव है, यह वैसा ही वर्ड है मैग्नॉन जैसा कि फोनॉन और फोटॉन्स थे। फोनॉन इज अ क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन एंड फोटॉन इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी h न्यू। तो उसी प्रकार जो मैग्नॉन है वो भी स्पिन वेव का क्वांटाइजेशन है, और हम मैग्नॉन के डिस्पर्सन रिलेशन जो कि ओमेगा और के जो है प्रोपोगेशन वेक्टर है, और ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी टर्म है, तो फ्रीक्वेंसी टर्म और प्रोपोगेशन वेक्टर के बीच जो रिलेशन दिखता है उसे हम डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं। उससे हम उस डिस्पर्सन रिलेशन की सहायता से हम जो मैग्नॉन है या क्वांटाइज्ड स्पिन वेव को फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैग्नॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, 3 डायग्राम ए, बी और सी में आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो ए है वह ये बता रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो स्पिन्स हैं, जो आयंस हैं, वो पर्टिकुलर अलाइन है। अब सेकेंड में आप देखिए कि उनमें से एक जो स्पिन है वो अपोजिट हो गया है, और अपोजिट क्यों हुआ है? चूँकि वह एक्साइटेड हो गया है, उसमें एक्साइटेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो हम देखेंगे अ पॉसिबल एक्साइटेशन, वन स्पिन जैसे एक्साइटेशन होगा एक स्पिन रिवर्स हो जाएगा। अब जब ये रिवर्स होगा तो उसके बाद ये जो थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, उसमें हम देख रहे हैं कि जो थर्ड डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो है मोशन स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब जो स्पिन है उसमें मोशन दिखाई दे रहा है आपको। ध्यान से देखिए आप लोग इसको, ये देखिए इधर अलाइन हो गया, फिर उसके बाद ये शिफ्ट होना शुरू हुआ राइट लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद राइट की ओर गया, फिर उसके बाद फिर पूरी तरीके से राइट की ओर, फिर लेफ्ट की साइड आया, फिर मिड पे आ गया। तो आप थर्ड जो डायग्राम उसको यहाँ पर से भी हम समझ सकते हैं कि द लो लाइंग एलिमेंट्री एक्साइटेशन और स्पिन वेव, द एंड्स ऑफ स्पिन वेक्टर प्रीसीज on the surface of cone with successive spin advance in phase by a constant angle। जो रिवर्स हुआ है यहाँ पर स्पिन, वह इन आसपास के स्पिन से इंटरेक्ट होता है, और उसको प्रिसीज करने के लिए, प्रिसीज जो है हमको यहाँ पे सी वाले डायग्राम पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वह प्रिसीज करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे कि स्पिन जो है आपस में प्रिसीज होना शुरू कर दे रहे हैं, और हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इसी से हमें मिलेगा स्पिन वेव। और स्पिन वेव को यदि हम क्वांटाइज कर लें तो वह मैग्नॉन के रूप में जाना जाएगा। तो कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पर n स्पिन्स हमारे पास हैं जिनका मैग्नीट्यूड s है, और किसी लाइन किसी रिंग के लाइन पर वो अरेंज हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है u = 2j सम और p = 1 to n sp डॉट SPI, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी को हम लोग इस रूप में लिखे हैं
एक्सचेंज एनर्जी कहाँ से मिला है, स्पिन की इंट्रैक्शनों से, आयन की इंट्रैक्शनों से मिला हुआ है, और जे भी एक्सचेंज टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस स्टेटमेंट को देखें हम लोग। कंसीडर एन स्पिन ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एस ऑन अ लाइन और अ रिंग विथ नियरेस्ट नेबर स्पिन कपल्ड बाय हाइजेनबर्ग इंट्रैक्शन। हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग अप्रॉक्सीमेशन, हाइजेनबर्ग मॉडल के कारण हम u इज -2 j sp.sp1 लिखे हुए यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो एनर्जी का इक्वेशन है। और अब ध्यान से देखिए कि यदि सभी स्पिन अगर एक्साइट होकर रिवर्स हो जाएं तो उनमें ये पहला जो डायग्राम वो दिखाई दे रहा है, स्पिन फ्यूज्ड इन पर्सपेक्टिव्स एंड जो बी है। अब ध्यान से देखिए कि अगर उन सब स्पिनों के ओरिएंटेशन को अपन एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वह एक स्पिन वेव जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ध्यान से कि ये देखिए ये पहला वाला, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर उसके बाद कम होना शुरू हुआ, फिर मिड में आ गया, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड चलना हुआ, फिर लेफ़्ट साइड, फिर लेफ़्ट साइड, फिर उसके बाद वापस और राइट साइड आने का प्रयास कर रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट जो है वह स्पिन प्रिसिस हो रहा है, और स्पिन प्रिसिस होने के कारण उसका जो ओवरऑल व्यू है वो बी में दिखाई दे रहा है, जो कि एक वेव की तरह यहाँ पे हमें दिख रहा है। और इसी स्पिन वेव का हमें क्वांटाइजेशन करना है। तो हम कुछ एजम्पशन यहाँ पे किए हुए हैं, फिर उसके बाद डिस्पर्सन रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ओमेगा और के मैग्नॉन के लिए। तो जे इज द एक्सचेंज इंटीग्रल है यहाँ पे, आप देखेंगे ध्यान से पहला लाइन, एच क्रॉस एस पी इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन एट साइड पी। किसी पॉइंट पी पर या पी स्पिन वाले पोजीशन पर एच क्रॉस एस पी जो एंगुलर मोमेंटम है, जो कि एस पी जो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। इफ़ वी ट्रीट द स्पिन एस पी एज क्लासिकल वेक्टर देन द ग्राउंड स्टेट एस पी डॉट एस पी प्लस 1 इजिकल टू एस स्क्वायर। हम देखेंगे यदि एस पी जो है एक क्लासिकल वेक्टर है तो एस पी और एस पी प्लस 1 का जो मैग्नीट्यूड है एस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और एक्सचेंज एनर्जी जो है उसे हम फाइनली इस रूप में लिख सकते हैं, यू इजिकल टू -2 एन जे एस स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो लेट अस कंसीडर एन एक्साइटेड स्टेट विथ वन पर्टिकुलर स्पिन रिवर्स। We see from equation first that the increase the energy by 8 js square, that u1 is equal to u0 plus 8 js square, but we can form an excitation of much lower energy if we let all the spin share the reversal, then we get the spin waves। हम देख रहे हैं कि यदि कोई एक पर्टिकुलर स्पिन रिवर्स हो जाए, जैसे कि हम पहले की डायग्राम में भी देखे थे, ये वाला जो डायग्राम है, एक अगर स्पिन रिवर्स हो गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक स्पिन को रिवर्स किए हुए हम लोग, तो अगर एक स्पिन को रिवर्स करते हैं तो जो फर्स्ट स्पिन के रिवर्सिबल के कारण हमें ये 8 जे एस स्क्वायर का एनर्जी टर्म मिलेगा। तो हम देख रहे हैं जो प्रारंभिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी u0 प्लस 8 जे एस स्क्वायर, और मान लिया जाए हम सभी एनर्जी को सभी स्पिन को रिवर्स कर दें, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वाले पार्ट पे अगर सभी को रिवर्स कर दिया जाए तो हमें जो है बहुत अधिक एक्साइटेशन मिल जाएगा और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जिससे मैग्नेटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वह वेनिश हो जाएगी। द नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे देखते हैं कि द एलिमेंट्री एक्साइटेशन ऑफ स्पिन सिस्टम है वेव लाइक फॉर्म एंड कॉल्ड मैग्नेटा। जो वेव जनरेशन हुआ था स्पिनों के प्रिसिशन के फलस्वरूप उसे ही हम मैग्नॉन्स कहते हैं, और दिस आर द एनालॉगस टू द लैटिस वाइब्रेशन और फोनॉन्स। ये लैटिस वाइब्रेशन और फोनॉन की तरह ही होता है। स्पिन वेव और ऑसिलेशन इन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑन लैटिस। जो स्पिन वेव होता है वह स्पिन जो लैटिस के पास स्पिन होते हैं उनका ही रिलेटिव ओरिएंटेशन शो करता है। तो हम जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि
वी नाउ गिव अ क्लासिकल डेरिवेशन ऑफ द फोनॉन डिस्पर्सन रिलेशन। फोनॉन डिस्पर्सन रिलेशन फाइंड आउट करने में क्लासिकल मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि pth स्पिन पर कितना फील्ड लगेगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2JSP SP माइनस 1 प्लस SP प्लस 1, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पहले देख रहे थे कि J टाइम्स SI और SP, ये 2J टाइम्स ये जो एनर्जी है उसी इक्वेशन का ये प्रारूप लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उस P पॉइंट पर। यहाँ पर जो सेकेंड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। म्यू पी इक्वल टू जी टाइम्स म्यू बी इंटू एस पी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वह मैग्नेट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द स्पिन मीन्स म्यू इज इक्वल टू एस इंटू म्यू, ये जो है वो बी म्यू बी ये जो है और ये म्यू पी, ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके द्वारा हम यहाँ से एस पी का मान निकालेंगे, यहाँ पर से एस पी का मान हम लोग निकालेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद म्यू पी डॉट बी पी डॉट पर अगर हम लोग थर्ड लाइन पे अगर देखें विच इज़ द फॉर्म ऑफ माइनस म्यू पी डॉट बी पी, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको ये म्यू पी डॉट बी पी के रूप का है। तो हम देखेंगे बी पी का मान जो है वो हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से। और फ्रॉम द मैकेनिक्स फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वेशन द एंगुलर मोमेंटम H क्रॉस एस पी इज इक्वल टू द टॉर्क म्यू पी क्रॉस पी पी, म्यू पी क्रॉस बी पी इज द टॉर्क ऑन द ferromagnetic material and the angular momentum is the H cross SP. So from the classical equation we can write H cross SP by dt is equal to mu p into cross bp। ये जो क्लासिकल इक्वेशन है जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वही क्या देता है, टॉर्क देता है। तो यहाँ पे उसी इक्वेशन का यूज़ किया हम लोग। और कुछ मैथमेटिक्स हम लोग देख रहे हैं डी एस पी बाई डी टी का कैलकुलेशन ये फाइनली लास्ट में हम लोग किए हुए हैं और इससे हमको कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन नंबर 5 मिला, उसको हम आगे कार्टेशियन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दें तो इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा डी एस पी एक्स बाई डी टी, ये हमें मिल जाएगा। एक सिंपल मैथमेटिक्स है। उसी प्रकार हम डी एस पी और टी बाई डी एस पी जेड बाई डी टी को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको उसके कंपोनेंट को यदि अलग अलग हम देखें तो हमें ये इक्वेशन नंबर 7 ए बी और इक्वेशन नंबर 8 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 8 देखेंगे डेल एस पी वाई बाई डी टी, इसका मान हम लोगों ने 0 रखा हुआ है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि एस पी एक्स और एस पी वाई जो है वो एस से बहुत छोटा है। तो हम ये इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन इज स्मॉल वी ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग एस पी जेड इज इक्वल टू एस एंड बाय निगलेक्टिंग द टर्म इन प्रोडक्ट ऑफ एस एक्स एंड एस वाई विच अपेयर्स इन द इक्वेशन डी एस पी जेड बाई डी टी। तो ये यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ये टर्म एक्चुअली में डी एस पी जेड होगा बाई डी टी होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद हम उसका अगर सॉल्यूशन निकालें उन इक्वेशनों का, इक्वेशन नंबर जो 7 थे 7 ए 7 बी का जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा जो कि एक ट्रेवलिंग वे का सॉल्यूशन है। इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस सॉल्यूशन को अगर मान के चले ये जो सॉल्यूशन है मान के चले तो ट्रेवलिंग वे को दिखाई दे रहा है, अगर हम इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन नंबर 7 और 8 में रखें तो ये हमें इक्वेशन नंबर ये जो लिखा हुआ है ये हमें मिल जाएगा। 7th ए और बी का जो कैलकुलेटेड पार्ट है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसके बाद हम इस इक्वेशन को जो हमें मिला है उस इक्वेशन को एक डिटरमाइनेंट फॉर्म में यदि लिखें तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जिस इक्वेशन है वह सॉल्यूशन फॉर यू एंड वी
if the determinant of the coefficient is equal to 0, then we get the dispersion relation. ये जो दिख रहा है एक प्रकार से एक डिस्पर्सन रिलेशन को यहाँ पर शो कर रहा है. h क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 4js 1 माइनस कॉस के ए. अब इस इक्वेशन को यदि हम इस डायग्राम पर ध्यान से देखें, ये द रिजल्ट इज प्लॉटेड इन फिगर. ये जो 11 नंबर इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसका एक डायग्राम है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें हम तो हम देखते हैं कि ये डायग्राम दिख रहा है आपको. h क्रॉस ओमेगा बाई 4 एस जे और के बीच ग्राफ खींचा गया है, जो एक लीनियर ग्राफ लगभग दिखाई दे रहे हैं अपने को. तो हम देखते हैं कि द रिजल्ट इज प्लॉटेड इन फिगर 3 विच दिस सॉल्यूशन वी फाइंड v इज इक्वल टू माइनस आई बी corresponding to circular precision of each spin about the z-axis. We see this on taking real part of equation number 9 with v set equal to minus iv. Then spx और spy का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे. हम लोग देखते हैं कि यदि सभी स्पिन z एक्स के करस्पॉन्डिंग प्रिसीज करने लग जाएं तो हम ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं spx और एस पी वाई इक्वेशन को. और ये 11th नंबर का इक्वेशन है जिसको अपन डिस्पर्सन रिलेशन का इक्वेशन बोल रहे हैं. तो हम इस स्लाइड पर देखते हैं जो पहला स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है हमें. इक्वेशन 11th इज द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर द स्पिन वेव इन वन डायमेंशन विथ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन. Precisely the same result is obtained from the quantum mechanical solution at long wavelength k less than 1, so that 1 minus cos k is equal to k square upon 2. हम लोग देख रहे हैं कि हम 1 माइनस कॉस ए टर्म को k स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में लिख सकते हैं. तो जो डिस्पर्सन रिलेशन है फाइनली वो हमें इस रूप का मिलेगा. यही हमारा जो डिजायर्ड इक्वेशन हमको जो फाइंड आउट करना था मैग्नॉन के लिए वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो हम देखते हैं कि जो द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर द फेरोमैग्नेटिक क्यूबिक लैटिस विथ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन h क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 2j z माइनस समेशन cos k डॉट lambda, where the summation is over the z vector denoted by del which join the center atom to its nearest neighbor. तो हम देखना चाहते हैं कि जो h क्रॉस ओमेगा है एनर्जी का टर्म है मैग्नॉन के लिए, वह k से कनेक्ट है और k स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो हम देख रहे हैं कि प्रोपोगेशन वेक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमें मिला. और यह जो है इक्वेशन एक प्रॉपर रिलेशन बता रहा है ओमेगा और के स्क्वायर के बीच में. और एक पैराबोला इक्वेशन टाइप का पैराबोला कर्व टाइप का हमें दिखाई देगा. ये ओमेगा और के के बीच अपन कर्व खींचें तो अब इसका क्वांटाइजेशन देखते हैं. जो स्पिन वेव था, जो मैग्नॉन था, उसका स्पिन वेव का क्वांटाइजेशन कैसे हो सकता है. तो क्वांटाइजेशन जो है क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं. एप्सिलॉन के इक्वल टू एन के प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा के. ये इक्वेशन वैसे ही जैसे फोटॉन और फोनॉन के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं. अब हम देखते हैं कि थर्मल एक्साइटेशन ऑफ द मैग्नॉन, यदि उसका थर्मल एक्साइटेशन हो मैग्नॉन का तो क्या हो सकता है. तो हम पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं. इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नॉन एक्साइटेड इन द मोड के इज गिवन बाय द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन. प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन में यदि सभी मैग्नॉन जो है वो एक्साइट हो जाएं तो यदि एन के उसका नंबर हो तो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसको इस इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नॉन एक्साइटेड एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन समेशन एन के इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एन डब्ल्यू, वेयर डी डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ मैग्नॉन मोड्स पर फ्रीक्वेंसी रेंज. ये जो है टोटल मैग्नॉन की संख्या का इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम इस इक्वेशन 16 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन उसको हम कैसे ले सकते हैं. द इंटीग्रल इज टेकन ओवर द अलाउडेड रेंज ऑफ के विच इज फर्स्ट ब्रिलर जोन एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर. वी में इवेलुएट द इंटीग्रल between 0 to infinity because n w tends to 0 exponentially as omega tends to
इन्फिनिटी यदि ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी तो एम डब्ल्यू की वैल्यू 0 की ओर जाएगी। तो हम इसकी सहायता से लो टेम्परेचर पर ये जो मैग्नान का डिस्पर्सन रिलेशन उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर पर क्या हो सकता है जब मैग्नान एक्साइट होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर इस रिलेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यदि हम मैग्नान के ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहें तो ये जो इक्वेशन है वो ग्रुप वेलोसिटी को भी बताएगा। मैग्नान के अंदर जो ग्रुप वेलोसिटी है, कुछ चूँकि मैग्नान एक प्रकार का वेव है, स्पिन वेव है, तो उसका जो ग्रुप वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए dw/dt का जो इक्वेशन है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें मिलेगा dw/dk जो है ओमेगा टू द पावर हाफ के ही प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मोड, अब कितने प्रकार के मोड्स हो सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड कितने हो सकते हैं मैग्नान के, उसको भी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और फाइनली हम लोग जो मैग्नान नंबर है अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मिला हुआ इक्वेशन है ये देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे dw निकालना था, nw निकालना था, सम और nk। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है dw, जो कैपिटल dw था dw, इसका मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें ये जो इक्वेशन है फाइनली इस रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1/4 के बी टी अपॉन 2j a स्क्वायर 2^3/2 इंटीग्रेशन 0 to infinity dx x to the power half upon e to the power x minus 1. The definite integral is found in table and has the value 0.0587 into 4 pi square। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि q/a क्यूब के बराबर है। क्यूब जो है 1 to 4 हो सकता है फॉर सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। तो हम सम और nk मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नान को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो सम और nk है बाई ns, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो क्वांटिटी है उसको भी हम del m/m0 मतलब मैग्नेटाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नान है उसको भी हम मैग्नेटाइजेशन के इक्वेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग को ये इक्वेशन यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि डेल्टा m/m0 जो है 2^3/2 के प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नान का डिस्पर्सन रिलेशन है, जो टोटल मैग्नान नंबर है वो भी T⁵/2 ब्लॉक इक्वेशन या ब्लॉक लॉ के करस्पॉन्डिंग है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लॉक लॉ जो कि और भी मैग्नेटिक मटेरियलों पर लागू होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी हमें जो मैग्नान नंबर्स हैं वो और मैग्नान नंबर जो है वो टेम्परेचर बेस्ड दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उसका जो मैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन है वो भी ब्लॉक लॉ को फॉलो कर रहा है। और हम इस मैग्नान के एक्सपेरिमेंटल व्यू को जो है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड्स द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें स्पिन जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होने के फलस्वरूप मैग्नेटिक मोमेंट और खुद स्पिन को अलाइन कर लेते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जो स्पिन्स होते हैं अगर उनमें एक्साइटेशन हो तो वह एक स्पिन वेव जनरेट करेगा, वो क्वांटाइज होगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव को ही हम मैग्नान कर रहे हैं। और उसकी भी डिस्पर्सन रिलेशन हम लोगों ने देखा, टोटल मैग्नान नंबर निकाल के देखा, तो हम पाते हैं कि वह एक ब्लॉक इक्वेशन T⁵/2 के प्रोपोर्शनल मतलब टेम्परेचर बेस्ड है वह, और जो मैग्नेटाइजेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो भी टेम्परेचर बेस्ड है, जो कि ब्लॉक थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो है वो ये प्रूव कर रहा है कि उसमें जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वह इंट्रैक्शन के कारण, स्पिन इंट्रैक्शन के कारण है, और उसमें भी एक स्पिन जनरेट हो रहा है जिसे स्पिन वेव बोल रहे हैं, और उस स्पिन वेव का भी क्वांटाइजेशन होता है, अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। So let us finish
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेफरेंस है वो हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डिटेल की बुक से लिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।